नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के रण में पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर किया बड़ा हमला। बोले, अघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए ना ब्रेक और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी हो रहा है झगड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा और हाथापाई। हंगामा करने वाले विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला। 370 बहाली के प्रस्ताव का सदन के बाहर भी बीजेपी ने किया विरोध। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक गिरावट के साथ बंद। रियल्टी, तेल गैस, पीएससी शेयरों में बिकवाली। आईटी, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। टाटा मोटर्स के कमजोर नतीजे। मुनाफा, आय और एबिटा मार्जिन भी अनुमान से कम, लेकिन एसबीआई ने पेश किए अनुमान से अच्छे नतीजे। मुनाफा 28% बढ़ा। एसेट क्वालिटी भी सुधरी। डिमांड बढ़ाने के लिए कंज्यूमर वाउचर बांटने का सीआईआई ने दिया सुझाव। वित्त मंत्रालय के साथ प्री बजट मीट में मनरेगा में मजदूरी और किसान सम्मान की राशि बढ़ाने का भी सुझाव। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट आज। आखिरी दिन एएमयू पर भी उठाया बड़ा कदम। अंतिम फैसले तक माइनॉरिटी स्टेटस बनाए रखने का दिया आदेश। अयोध्या राम जन्मभूमि, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे ऐतिहासिक फैसलों के लिए रहेंगे याद। और सबसे पहले चुनावी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ना तो पहिए और ना ही ब्रेक। एमवीए में ड्राइवर सीट पर बैठने को लेकर झगड़ा चल रहा है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। धुले की रैली में पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर आदिवासियों को जातियों में बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि एमवीए के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते और उनके खिलाफ अभद्र भाषा बोलते हैं। ये लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं और नीचा दिखाते हैं। इस हरकत को महाराष्ट्र के लोग माफ नहीं करेंगे। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर आज एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू की। हंगामा बढ़ा तो मार्शल बीजेपी विधायकों को रोकने के लिए पहुंचे। इतने में इंजीनियर रशीद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख बीजेपी विधायकों से भिड़ने के लिए उनके करीब पहुंचे, लेकिन मार्शल ने उन्हें वहीं रोक दिया और सदन से बाहर कर दिया। हंगामा नहीं थमा और विपक्षी दल लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामा बढ़ा तो मार्शल ने बीजेपी विधायकों को बाहर निकालना शुरू किया। इसके बाद बीजेपी विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। ये स्पीकर जिसने रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट किया, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख का कहना है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। एनसी के प्रस्ताव में 370 की बहाली का जिक्र नहीं है, इसलिए उनकी पार्टी और पीडीपी 370 का जिक्र करके नया प्रस्ताव लाना चाहते हैं। पीडीपी और हमने जो है एक ही रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया है और टेबल करने की जो है डिमांड की है। एनसी का जो रेजोल्यूशन है उसमें उनके जो अलायंस पार्टनर है, उनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है 370 और हमने 370 और 35A की बात नहीं कही है, हमने स्पेशल स्टेटस की बात। तो इसका मतलब है अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो उसमें जो है 370 और 35A का जिक्र नहीं है। इसी वजह से जो है हम एक सेपरेट रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई हाथापाई का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हमला बोला। उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में एक रैली के दौरान कहा कि 370 की वापसी 4 पुश्तें भी नहीं करा पाएंगी। कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर क्यों मचा हंगामा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ दिन का वक्त बचा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी अपने अपने दावे कर रही हैं। सहयोगी विवेक गुप्ता ने शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात रखी है। एक बार फिर से ये बारामती पूरे महाराष्ट्र में सके हिंदुस्तान की नजर से बारामती पे है। योगेंद्र पवार जी आपकी तरफ से लड़ रहे हैं, अजीत पवार खुद लड़ रहे हैं वहां पे चुनाव में। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, किसी और कैंडिडेट को लड़ूंगा। ये जो लड़ाई है चाचा भतीजे की है। आई एम टॉकिंग अबाउट अजीत दादा पवार एंड योगेंद्र जी। तो उस तरह की फाइट आप कैसे देखते हो बारामती के अंदर? ये रिश्तों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। जो लोकसभा में भी हुआ, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ी, मैं हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी की जो विचारधारा है और जो निर्णय उन्होंने लिए उसके खिलाफ मैं लड़ी थी, और अभी भी वही है। तो मेरे लिए लोकसभा हो या विधानसभा हो, मेरे लिए तो एक ही है। मैम, लोकसभा में आप लोगों ने बोला कि परिवार को तोड़ा गया है। अजीत दादा पवार ने अपनी वाइफ सुनीता जी को आपके अगेंस्ट में खड़ा किया, लेकिन इस बार अजीत दादा पवार बोल रहे कि अगर उस समय उन्होंने परिवार तोड़ा तो इस बार वो आप लोग परिवार को तोड़ रहे हैं। योगेंद्र को आपने खड़ा किया अजीत पवार के सामने। ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये पार्टी भी तोड़ी थी और हमारा सिंबल भी लेके गए थे। पार्टी आज भी शरद पवार की है और सिंबल भी शरद पवार जी का ही है, क्योंकि आज भी पार्टी और सिंबल अजीत पवार उनके लोगों के साथ नहीं है। कल ही कोर्ट ने उनको फिर से याद दिलाया कि ये टेम्पररी बेसिस पे, जब वो सिंबल और पार्टी का नाम लिखते हैं ना, उसके नीचे लिखना पड़ता है कि दिस इज इन केस इज इन सुप्रीम कोर्ट। आज भी लड़ाई जारी है। तो ये घर सिर्फ तोड़ने की बात नहीं है, ये संविधान के खिलाफ किया है उन्होंने जो किया है। पार्टी तोड़ी, घर तोड़ा, महाराष्ट्र की सरकार गिराई। आपके भाई भी उस सरकार में? बिल्कुल है, और इस सरकार का जवाब देवेंद्र जी ने इस सारों की जवाब देने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी को जवाब देना पड़ेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि भ्रष्टाचार के बारे में वो 2019 में जिन जिन पे उन्होंने आरोप किए सारे उनके कैबिनेट में आज। तो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ होगा तो उनको पता है क्या करना है, और नहीं हुआ होगा तो एनसीपी को वो नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे। देवेंद्र जी और बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए एनसीपी की कि हाँ, हमने राजनीति की और आप पे गंदे आरोप किए। इस सब का जवाब बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जी को देना पड़ेगा। किस हिसाब से उन्होंने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, तब नहीं थे, उसके पहले की बात है, ऑपोजिशन में अजीत पवार थे, तब इसी देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप किए थे अजीत पवार पे इरिगेशन स्कैम के, जिसके बारे में अजीत पवार खुद बोले हैं सांगली में पिछले हफ्ते। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे घर बुलाया और फाइल दिखाई इंक्वायरी की। किस हिसाब से जिन पे देवेंद्र फडणवीस ने आरोप दिए, एक तो मंत्रालय की फाइल घर कैसे आई तो आई, आपने जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को उसको घर पे बुलाया और उसको घर पे फाइल दिखाई। अजीत पवार जी को जो पुराना रिलेशन था शरद पवार जी के साथ, सिर्फ यही वजह थी वो पार्टी छोड़कर, घर छोड़कर चले गए? मुझे तो मुझे पता नहीं वो क्यों गए, इसका जवाब भी उनको ही देना पड़ेगा ना। मैं कैसे कहती हूँ, गए वो है, हम लोग तो नहीं गए। पार्टी एमएलए सारे वो लेके गए। ये जो एलिगेशन से एक बार फिर से विधानसभा में बातें हो रही है कि मैंने पार्टी से विजय छोड़ी कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिला देते थे, आप उनकी बेटी हैं, ब्लड रिलेशन के लिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मुझे पार्टी में क्या मिला और अजीत पवार को क्या मिला, आप खुद चार्ट बनाइए। आप बहुत शौक होता है टीवी वालों को, चार्ट बनाइए दोनों को करियर का, देख लीजिए किसको किसको ज्यादा मिला है। मैं पार्टी को क्या मांगती थी? एक लोकसभा का टिकट, एक। अभी थोड़ी सी बाइल डाउन दिखे अजीत पवार। बीजेपी के नेता सदाभाऊ खोत ने कुछ पर्सनल कमेंट शरद जी पे कहा मेडिकल इश्यूज को लेकर। उस पर अजीत पवार कहते हैं कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर शरद पवार जी के खिलाफ ऐसे कोई कमेंट्स करेगा। तो क्या अजीत पवार को ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ भी थोड़े से माइल्ड हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं पवार साहब को? मुझे नहीं लगता कोई माइल्ड वाइल्ड हो रहे। वोटर्स को नहीं, शरद पवार जी के बारे में अगर आप बोलोगे तो लोगों को दुख तो लगता है ना। जिस आदमी ने मेहनत से, वो परिवारवाद नहीं है अजीत पवार और मेरे तरह, मैं और अजीत पवार, योगेंद्र पवार, रोहित पवार, हम परिवारवाद है। शरद पवार ने खुद से सब बनाया जो भी है।
और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार में दबाव रहा। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी रही। निफ्टी बैंक गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि आईटी एफएमसीजी शेयरों में कुछ खरीदारी देखने को मिली है। और आखिर बाजार में इतनी गिरावट क्यों है? ऐसे बाजार में स्ट्रेटजी क्या रखें? सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल समझा रहे हैं, देखिए। मार्केट के लिए आज का क्लोज भी काफ़ी ख़राब रहा। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में मार्केट ने काफ़ी हद तक उन गेंस को गिव अप किया है जो मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले दिन हासिल किए थे और उससे एक दिन पहले भी। तो वीकली क्लोज तो एक्चुअली मार्केट के लिए नेगेटिव ही रहा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है मार्केट में कि इस मार्केट में एफआई सेलिंग ज़बरदस्त है। इस मार्केट को अगर कोई रोक रहा है तो वो है एफआई सेलिंग। कोई भी रिकवरी टिक नहीं पा रही है क्योंकि हर हायर लेवल पर एफआई की सेलिंग है। और एक और दिक्कत इस मार्केट में रही कि जब वो रैली आई तो उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आया रिटेल का। रिटेल ने सबसे ज़्यादा कैश और एफ&ओ में माल ख़रीदा और वो पिछले 2 दिनों में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर वापस सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। अब देखिए अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, लेकिन मार्केट ने कुछ अच्छे साइन भी दिखाए हैं टुवर्ड्स द एंड। कुछ कंपनियों के नंबर्स को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, इनके नंबर्स पर मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। इंडियन होटल्स, यहाँ पर मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। पेज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो कुछ कंजम्पशन नंबर्स थे जिनको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। लेकिन जहाँ प्रेशर बन रहा है वो स्टॉक्स लार्ज एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो। ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला है। और कुछ नंबर से पहले भी स्टॉक्स वीक हो रहे हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, वहाँ पर काफ़ी वीकनेस है। तो थोड़ा सा मार्केट को बड़े स्टॉक्स का एक डर है। उसके अलावा आज रिटेल लग रहा है कि जवाब दे रहा था, क्योंकि आज जिस तरीके से मिड कैप मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:3 का था। अब अगले हफ्ते के लिए क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, इस मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशनिंग ना रखें, क्योंकि मार्केट रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहा है, लेकिन रैलीज़ नहीं टिक रही हैं। तो बड़ा टेक्सचर मार्केट का अब तक सेल ऑन रैली का है। वो सेल ऑन रैली का टेक्सचर नेगेट तभी होगा जब निफ्टी 24,500 जो उसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलकर बंद हो। जब तक वो ना हो तब तक मार्केट का टेक्सचर काफ़ी वीक रहेगा। एक आध सेक्टर्स है जहाँ पर लग रहा है लेकिन थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है। उनमें जो सबसे ऊपर है वो है आईटी। देखिए परसों ज़बरदस्त भागा, कल थोड़ी करेक्शन आई, लेकिन आज फिर ये इसने मार्केट को संभालने का काम किया। तो अगर आप चाहें तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि आईटी में थोड़ी सी सेफ्टी ढूंढें, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए अभी वीकनेस है और अगले हफ्ते देखते हैं अगर इस वीकनेस से हम उभर पाते हैं या नहीं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई ने Q2 नतीजे जारी किए हैं। बैंक के नतीजे बढ़िया रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में अब तक के सबसे अच्छे नतीजे एसबीआई ने दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 28% तो बढ़ा ही है, इसके एसेट क्वालिटी में भी सुधार है। दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 14,330 करोड़ रुपए से बढ़कर 18,331 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरी तिमाही में बैंक की कोर इनकम यानी नेट इंटरेस्ट इनकम 5% बढ़कर 41,620 करोड़ रुपए हो गई है। और एसबीआई के नतीजों पर एसबीआई चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा है कि दूसरी तिमाही के नतीजों से माइलस्टोन पार किया है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस बनाया है। भारतीय स्टेट बैंक के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स एक रिकॉर्ड में थे। रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट आया और क्वार्टरली नंबर्स पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन शेट्टी साहब जुड़ रहे हैं। चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। अगर हम Q2 के नतीजों की बात करें तो बहुत ही रेजिलियंट रहे हैं रिजल्ट्स। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जहां कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहे हैं आपने मेंटेन किया है 3% के ऊपर। किस तरीके से देखते हैं आप आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन परफॉर्मेंस और ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री डिपॉजिट्स को लेके? थैंक यू यतिन जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये जो Q2 रिजल्ट्स ने 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। एक है हमारा डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो स्लो डाउन हो रहा था पूरा इंडस्ट्री में,
हमने 9% के ऊपर लेके आए डिपॉजिट। एंड जो बेस है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो 9 to 10% ग्रोथ, तो जो महत्वपूर्ण होता है। एंड एक माइलस्टोन हमने क्रॉस कर दिया है Q2 में, एक 51 लाख करोड़ डिपॉजिट बेस बन गया है एंड 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस बन गया है। एंड वी आर वेरी grateful to our customers for trusting us. And as far as margins are concerned, हमने ये भी कोशिश किया है कि हम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कंटेन करें, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी कंटेन करें, एंड जो भी यील्ड एंड एडवांसेस जो भी है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। एंड उसका नतीजा निकल के आया है कि ये जो कंप्रेशन जो हुआ है निम में, कम से कम रखे। अभी 4 बेसिस पॉइंट का कंप्रेशन हुआ है। मेरे ख्याल से आगे जाते हैं ये जो कंप्रेशन नहीं होगा, मेरा ये उम्मीद है कि ये जो निम है वो मेंटेन कर सके। जी सर। सर, एक कंसर्न इंडस्ट्री का रहा कि कॉर्पोरेट साइड पे लोन ग्रोथ अच्छी हो रही है, ओवरऑल लोन ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइज नहीं हो रहे थे। क्या आप होपफुल हैं, क्योंकि आप बहुत सारी नई स्कीम्स चलाते हैं डिपॉजिटर्स के लिए और उसमें से काफी सारी सक्सेसफुल भी हैं, तो क्या सेकेंड हाफ में डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप होगा? अभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रोथ देख लिया तो ऑलरेडी डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से ज्यादा हो गया है। बट बड़ा बैंक जैसा SBI है उसमें भी मेरे ख्याल से डबल डिजिट ग्रोथ का डिपॉजिट होने वाला है। मगर क्रेडिट ग्रोथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप CD रेशियो देखे तो अभी 67-68% रेंज में है। हमारा पोटेंशियल फॉर क्रेडिट ग्रोथ इज स्टिल देयर, सो उसको यूज करना चाहते हैं हम। सो एंड हमारा अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहा है हमको, अपॉर्चुनिटीज इन SME, अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ, ये सब डिपार्टमेंट्स में हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं। इसके हिसाब से मेरे ख्याल से हमारा डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ दोनों बराबर चलते रहेंगे। थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होगा डिपॉजिट ग्रोथ से, हमारा डिपॉजिट का बेस भी ज्यादा है। सो इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ इन माय व्यू विल बी सपोर्टेड बाय इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ। और अयोध्या में 15 करोड़ रुपए का रेजिडेंशियल प्लॉट लॉन्च करके सुर्खियों में आए अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप ने नॉर्थ इंडिया में करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने ये निवेश अमृतसर, वृंदावन, वाराणसी और शिमला समेत देश के 6 शहरों में 353 एकड़ से ज़्यादा जमीन के अधिग्रहण में किया है। कंपनी के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा के साथ CNBC आवाज़ के संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने नॉर्थ इंडिया के गुरुग्राम में पहले ऑफिस के ओपनिंग के मौके पर खास बातचीत की। इस तरह से आपने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस करी है, ओपनिंग की है यहाँ पर ऑफिस की, और आपका पूरा फोकस जो भी दिख रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया की तरफ है। क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आप लोगों ने अभी जो 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया, क्या है वो किस तरह से? नॉर्थ इंडिया के कंज्यूमर हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा को स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी हम नॉर्थ इंडिया के आसपास अमृतसर, वृंदावन, शिमला, बनारस और 1-2 और लोकेशन जो वेस्टर्न इंडिया में है, नागपुर, इन 5-6 लोकेशंस पर हम नए प्रोजेक्ट हमारे अनाउंस कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में करीबन हमारा 3000 करोड़ के आसपास का निवेश होगा, और हमारा मानना है कि ये ऑलमोस्ट उन सारे लोकेशंस को बाहर लेके आ जाएगा जहां पे लोगों की इन्वेस्ट करने की इच्छा है, लेकिन आज क्रेडिबल सप्लाई की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो ये लोकेशंस आपने बताया, इसमें कितने टोटल टॉप लाइन अगर कहें इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, और खासतौर से इन जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर किस तरह की, कहाँ से ओवरसीज बुकिंग या किस तरह से बुकिंग आने की उम्मीद है? बुकिंग तो हमारा मानना है इसमें कि करीबन 18 से 22% बुकिंग जो रहेगी NRI बायर्स की रहेगी सब जगह, और बाकी सारी बुकिंग जो है वो भारतवर्ष में से रहेगी, लेकिन लोकल नहीं रहेगी। वृंदावन में बुकिंग पंजाब से भी आएगी, महाराष्ट्र से भी आएगी, उत्तर प्रदेश से भी आएगी, और शिकागो से भी आएगी, क्योंकि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का मॉडल यही है कि हम लैंड को इफेक्टिवली डीमैट कर रहे हैं आपके लिए। वी आर टेकिंग लैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करीबन टोटल इन्वेस्टमेंट तो 3000 करोड़ से ज्यादा होगा। 3000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से होगा, बाकी जो है हमारे जो बायर्स हैं उसको मिला के किया जाएगा। तो 4-1000 करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, 8-1000 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन रहेगी, और बीच में दूसरे खर्चे भी इसमें रहते हैं।
तो कुल मिला के करीबन 5-1 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट और 8-1 हज़ार करोड़ तक की टॉप लाइन। ये $1 बिलियन की जो बात हो रही है वो टोटल किस तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं? हमें करीबन ये जो 6 प्रोजेक्ट हैं ये अब से लेके जून 2025 के बीच में सारे ही लॉन्च हो जाएंगे और उसके विद इन 18 to 24 मंथ सारे डिलीवर हो जाएंगे। तो अगले 3 साल में ये पूरी प्रोजेक्ट की सेल्स और डिलीवरी का साइकिल पूर्ण किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया है। आज 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 1967 में दिए गए उस फैसले को ओवररूल कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर आखिरी फैसला एक 3 जजों की अलग बेंच लेगी। आज के फैसले को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 31 में लिखित एस्टैब्लिश शब्द को व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि माइनॉरिटी संस्थान होने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना और प्रशासन माइनॉरिटी की होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, जुड़े रहें CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।